जय हिंद दोस्तों। भाई सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। छठी से अब आप 7वीं कक्षा में आ गए। छठी में हमने इतिहास की पढ़ाई करना शुरू किया था। हमने ये समझा था कि इतिहास क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और फिर हमने जाना था अपने पुरखों की कहानी कि कैसे पहले तो जो मनुष्य था वो जंगलों में रहता था, फिर धीरे धीरे कैसे कृषि का विकास हुआ और फिर सभ्यताएं बनी। याद है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद कैसे अलग अलग राज्य और साम्राज्य बनते चले गए। हमने हर्षवर्धन की बात की थी, गुप्त साम्राज्य की बात करी थी, याद है ना। तो भाई अब उसी इतिहास को जो हम 700 साल यानी 700वीं ईस्वी तक जिस इतिहास को पढ़ रहे थे, 7वीं में हम उसकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम जानेंगे कि क्यों अगले 1000 वर्ष क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हुए। इसके बारे में हम 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे। अच्छा, छठी कक्षा में जो हम इतिहास पढ़ रहे थे उसमें हम ये जान रहे थे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा, हमारे देश में क्या हो रहा था। बहुत बदलाव आ रहे थे जिनके सबके बारे में हमने पढ़ा, जाना और समझा। लेकिन क्या सिर्फ हिंदुस्तान में बदलाव आ रहे थे? नहीं, पूरे विश्व में। भाई इतिहास तो सब जगह ही रचा जा रहा था, तो पूरे विश्व में बदलाव आ रहे थे। और 7वीं सदी यानी 700 साल ईस्वी में उसके आसपास ही एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, और वो था इस्लाम का जन्म। अब जब इस्लाम शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे 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 विश्व भर में फैलने लगा। तो मध्य एशिया से होता हुआ जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तान भी आया। बहुत से लोग इस धर्म के अनुयायी जो थे, इस धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो हिंदुस्तान भी पहुंचे। इसमें से कुछ तो लूटपाट करने आए थे, लूटपाट करके भाई अपने घर चले गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो यहाँ आके बस गए, यानी हमारे हिंदुस्तान में आके उन्होंने यहीं रहना शुरू कर दिया, उसको अपना घर बना लिया। और हमारे देश ने भी उनको अपना लिया। और इस वजह से अगले 1000 साल हमारे देश में बहुत से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए। तो बच्चों 7वीं कक्षा में ना ये 1000 साल यानी 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, या मैं कहूँ 1750 तक की जितनी कहानी है वो हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब ये 1000 साल की जो हमारे को इतिहास पढ़ना है, इसकी शुरुआत करेंगे हम पहले अध्याय से, पहले पार्ट से, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो शुरू करें। तो पाठ के शुरू में ही आप देखोगे अपने किताबों में एक आपको मानचित्र दिया है, वो ये वाला। अब आप इसको देख के बता सकते हो कि ये कहाँ का है? सोचो सोचो। अच्छा रुको, एक और मानचित्र दिया है आपकी किताब में, जो प्रश्न जो दूसरे पेज पे, पेज पलटोगे ना तो दूसरे पेज पे तुमको दिख जाएगा, और वो ऐसा है। ये किसका है? ये कहाँ का है? हाँ, ये हिंदुस्तान का मानचित्र यानी भारत का मानचित्र है। अच्छा, अब तुम्हें मजे की बात बताऊं, ये पहला जो चित्र देखा था ना, ये भी हिंदुस्तान का ही मानचित्र है। ये पहला मानचित्र बनाया था
अल इदरीसी नाम के एक अरबी भूगोलवेत्ता मतलब ज्योग्राफर, जो भूगोल को समझते हैं, पढ़ते हैं ना, उनको बोलते हैं भूगोलवेत्ता। तो ये अली इदरीस ने बनाया था, और ये बनाया था 1154 में। और ये जो दूसरा वाला मानचित्र है, ये इसके 600 साल बाद बना था, और ये बनाया था एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। मानचित्रकार वो होते हैं जो मानचित्र बनाते हैं, उनको मानचित्रकार कहते हैं। तो ये उन्होंने बनाया था। अब इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? आप तो यही सोच रहे होगे ना कि इतना फर्क क्यों? भाई हिंदुस्तान, भारत तो हमारा ऐसे ही था, तो इनमें फर्क क्यों आया, ये मैं आपको बताता हूं। तो भाई सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये मानचित्र जो इदरीसी साहब ने बनाया, ये भारत का मानचित्र कैसे है। उसके लिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं। ये देखो, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये जो नीचे का जो द्वीप है वो है हमारा श्रीलंका, और ये जो दक्षिण भारत का ये हिस्सा हमारे को दिखाई दे रहा है। अब ये फर्क क्यों है, और ये जानने से पहले ये समझते हैं कि मानचित्र असल में होता क्या है और किस लिए बनता है। भाई मानचित्र यानी कि किसी भी जगह, किसी भी बड़े इलाके को अगर आप उसकी दूरी माप कर, उसकी दूरियां माप कर उसको एक चित्र में उतार देते हैं तो वो मानचित्र बन जाता है। जैसे भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। अब ये जो मानचित्र बनाए जाते हैं, ये उस हिसाब से बनाए जाते हैं जिस हिसाब से हमारी मापने की क्षमता हो या फिर उस इलाके की समझ हो। तो जो 1154 में इदरीसी साहब ने ये मानचित्र बनाया, ये उस समय की जो जानकारियां उनके पास थीं उसके हिसाब से बनाया। और 600 साल बाद जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया, वो उसने अपनी समझ से बनाया। तो भाई जाहिर सी बात है कि 600 साल में भूगोल के बारे में जानकारी और समझ बहुत बढ़ गई थी। अच्छा, ये मानचित्र बनाए क्यों जाते हैं? मानचित्र बनाए जाते हैं ताकि व्यापारी लोग या फिर सेनाएं जो हैं वो एक नई जगह पे या उस जगह पे जा सकें। और उसके लिए आप जितनी सटीक और जितनी विस्तार पूर्वक जानकारी आप उस मानचित्र में रखोगे उतना अच्छा है। ये भी हमें दिखाई देता है यहाँ। ये देखो, ये जो इदरीसी साहब का मानचित्र है, इसमें बहुत सारी जानकारियां नहीं है, क्योंकि इदरीसी साहब ही नहीं जानते होंगे उस समय। लेकिन ये जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया है, ये जो मानचित्र, इसमें आपको बहुत विस्तार से देखिए, सारे खासतौर से तटीय जो इलाके हैं उसमें हर जगह का नाम, हालांकि फ्रांसीसी भाषा में लिखा है लेकिन लिखा हुआ है। तो अब ये हम क्यों जान रहे हैं? ये हम इसलिए जान रहे हैं कि अगर मान लो, अगर आपको ये जो इदरीसी साहब वाला मानचित्र दिखाया जाए, तो जैसे आप नहीं पहचान पाए थे ना कि ये तो भारत का मानचित्र है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जो हमारे इतिहासकार होते हैं वो इसको पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि ये किस समय बनाया गया और उस समय के लोगों की समझ कितनी थी, कितनी जानकारी उस समय के लोगों के पास थी। तो दोस्तों, ये जो समझ और जानकारी में बदलाव हुए, ये सिर्फ समझ और जानकारी तक ही सीमित नहीं थे, भाषा में भी बहुत बदलाव हुए। मतलब शब्दों का अर्थ ही बदल गया समय के साथ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं,
13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार हुआ करते थे, मिन्हाज ए सिराज। ये साहब जब हिंदुस्तान की बात करते थे तो इनके लिए हिंदुस्तान था गंगा और जमुना के बीच का मैदानी इलाका। इनके लिए यही हिंदुस्तान था। तो जब वो हिंदुस्तान की बात करते थे तो वो सिर्फ उस इलाके की बात करते थे। और आज हिंदुस्तान या भारत हमारे लिए पूरा देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके असम तक। लेकिन मियां सिराज के लिए हिंदुस्तान उतना ही था। अब एक और उदाहरण देता हूं। जैसे हम विदेशी किसे बोलते हैं? भाई विदेशी लोग या विदेशी सामान हम उसे बोलते हैं जो भारत के बाहर से आया, ठीक है। लेकिन पहले समय में एक छोटे इलाके में भी कोई नया आदमी आ जाता था ना, नया व्यक्ति या नया सामान आ जाता था, तो उसे विदेशी कहा जाता था। जैसे आपने सुना होगा ना, परदेसी। वैसे ही जो भी, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो अलग अलग समाज एक ही इलाके में रह रहे हों, तो वो तो उसी इलाके के माने जाते थे, और बाहर से कोई भी आ गया तो वो विदेशी माना जाता था। तो जब इतिहासकार भी इतिहास पढ़ते हैं या जब समझाते हैं तो उनको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो शब्दों का उपयोग हुआ है वो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, और ये समझना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये हमने छठी कक्षा में ये जाना था कि जो इतिहासकार हमारे को इतिहास के बारे में सारी जानकारी देते हैं, उनके पीछे उनके स्रोत होते हैं। अब ये स्रोत क्या थे याद है? हमने बात करी थी कि ये सिक्कों को, पांडुलिपियों को, अभिलेखों को, इन सब को, और जो उस पुराने समय की जो चीज़ें मिली उन सब का अध्ययन करके हमें बताते हैं। तो भाई पहले हजारों साल, मतलब 700 या 7वीं सदी तक का इतिहास जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, उसमें हमने जाना था कि ये लोग इन सब का अध्ययन करके हमें इतिहास बताते हैं। तो ये जो समय था 7वीं सदी से 17वीं सदी तक, 18वीं सदी का जो समय था, इसमें भी इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करके इतिहासकार हमें बताते हैं कि उस समय क्या हुआ था। बस एक छोटा सा फर्क है, क्योंकि इस दौरान यानी 7वीं सदी के बाद जो लिखित या जो लिखा हुआ रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं, या लिखी हुई जो सामग्री थी, वो ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई। तो अब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान पुरानी वस्तुओं पे ना देकर हम जो लिखित सामग्री है उस समय की, उससे हम ज़्यादा जानकारी पाने लगे। लेकिन इसमें भी कुछ दुविधाएं, कुछ चैलेंजेस थे जो इतिहासकारों को जिनका सामना करना पड़ा। तो पहली दिक्कत ये कि उस समय के शुरुआत में, यानी अगर हम 7वीं सदी की बात करें, तो उस समय कागज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता था लोगों को। भाई आज तो हमारे पास बहुत कागज़ है, हमारे पास कॉपियाँ हैं, किताबें हैं, और ऐसे भी बहुत कागज़ बड़े आराम से मिल जाता है। लेकिन उस समय कागज़ इतनी आसानी से नहीं मिलता था, क्योंकि कागज़ बनाने की जो प्रक्रिया होती थी वो उसमें बहुत समय लगता था, और जो मिलता भी था कागज़ वो बहुत महंगा मिलता था। तो कागज़ कम होने के कारण जो इतिहासकार उस समय जो इतिहास को लिखते थे उनको बहुत दिक्कत आती थी। अब आपकी किताब में
ये कागज का मूल्य, इसमें दो प्रसंग दिए हुए हैं। तो पहले प्रसंग में 13वीं सदी के एक मध्य में एक विद्वान की बात की है। इनके पास इनको एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया कि जो उनके पास पहले लिखी हुई पांडुलिपि थी उसको धो डाला, यानी जो पहले लिखा वो गायब कर दिया और उन्होंने अपनी नई बात लिख दी। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कागज ही नहीं था। दूसरा प्रसंग ये दिया है उससे एक सदी के बाद का, कि आप कोई बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदने गए और जैसे आजकल होता है ना, आपने समोसा खरीदा, पकौड़ी खरीदी, तो दुकानदार ने आपको कागज पे रखकर आपको दे दी। और वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आज या उस समय कागज जो था वो आसानी से मिल जाता था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जब कागज कम था या महंगा था तो उस समय की प्रतिलिपियां या उस समय का जो लिखित रिकॉर्ड है वो हमें कम मिलता है और बाद का ज़्यादा मिलता है। आजकल तो जैसे किताबें छप जाती हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस में ऐसी जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक है ऐसे किताबें छप जाती हैं, ठीक है। और ये एक बार छप जाती हैं तो इनको कोई मिटा नहीं सकता। ये काफ़ी लंबे समय तक, जब तक ये खराब ना हो जाए तब तक चलती रहेंगी। लेकिन उस समय छपाई वपाई तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जो लिखा होता था उसकी प्रतिलिपियां बनाते थे, किताबों की प्रतिलिपियां बनाते थे। अब जैसे यूं समझो कि आपको टीचर ने या मास्टर जी ने होमवर्क दिया और आप होमवर्क करना भूल गए। फिर क्या करते हो? अगले दिन आए, अपने दोस्त, अपने मित्र को पकड़ा, भाई तूने होमवर्क किया है, और उसने किया तो उसकी कॉपी ली और आपने उसी को टीप डाला, उसी को कॉपी कर दिया। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके मित्र ने लिखा है वो आपको समझ नहीं आया या आप पढ़ नहीं पाए, तो आप क्या करते हो? आप उसके शब्दों की जगह अपने शब्द लिख देते हो, उसके वाक्य की जगह अपने वाक्य लिख देते हो। तो जब पुराने समय में जब हाथ से प्रतिलिपियां बनती थीं तब भी ऐसा ही कुछ होता था कि ज़रा सा कुछ समझ में नहीं आया तो प्रतिलिपि बनाने वाले ने थोड़ा सा उसको सुधार दिया या फिर थोड़ा सा फर्क अपनी तरफ से डाल दिया। अच्छा, एक और दिक्कत आती थी। कई बार जो लिखने की प्रक्रिया होती है, जो लिपि होती है ना, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी। जैसे कि आपके किताब में ये चित्र 2, इसमें फारसी में और अरबी में कुछ लिखा हुआ है। जो आपको बाईं तरफ दिख रही है, जिसे कहा गया है नस्तलिक लिपि, ये लिखने और पढ़ने में आसान थी। और जो दाईं ओर दी हुई है शिकस्त लिपि, इसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती थी। अच्छा, इसके साथ साथ ना कई बार लेखक जो थे वो अपनी लिखी हुई बातों में या फिर अपने मूल वृत्तांत में बदलाव करते रहते थे। तो भाई पहले कुछ लिखा, फिर थोड़े समय बाद एक और आइडिया आया और फिर उस वृत्तांत को उन्होंने दोबारा लिख दिया। तो ऐसे ही एक इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने 1356 में एक वृत्तांत लिखा और 2 साल बाद उसको बदल के दूसरा वृत्तांत भी लिख डाला। अब मजे की बात यह है कि 1971 तक इतिहासकारों को पहला वृत्तांत मिला ही नहीं था, तो उनको दूसरा वृत्तांत
जो मिला उसी को वो उस समय का सच मान बैठे। इन 1000 सालों में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी 7वीं शताब्दी से लेके 1750 तक बहुत तेजी से बदलाव हुए। और ये बदलाव कहाँ कहाँ हुए? ये बदलाव हुए समझ में, जानकारी में, भाषाओं में, और तो और जो लिखित सामग्री हमें मिलनी शुरू हुई उसमें भी बदलाव हुए। तो हमारे इतिहासकार ये जानते हैं कि कोई भी घटना जिसका वो अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन वे उसी परिप्रेक्ष्य में करते हैं जब वो घटना घटी। यानी उस समय की भाषा क्या थी, उस समय जानकारी और समझ कितनी थी। इसी तरह हम भी जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि जो घटना जिस समय हुई उस समय का परिप्रेक्ष्य क्या था। तो बच्चों, पहले पाठ का ये पहला चरण अब यहीं समाप्त करते हैं। इसी पाठ के दूसरे चरण में और बड़ी मजेदार जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतिहास पढ़ते रहो, अपने कल को समझो, आज को जानो और भविष्य उज्जवल बनाओ। जय हिंद।